गुड इवनिंग, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। प्राइम डिबेट लेकर हाजिर है। शाम के 7 बज चुके हैं और आज की चर्चा को हम बहुत जल्द शुरू करने वाले। एक बड़ा पैनल हमारे साथ होगा, लेकिन क्या पश्चिम बंगाल में हिंदू महफूज नहीं है? क्यों हिंदुओं के त्योहारों का जानबूझकर उन्हें निशाना बनाया जा रहा है? बीते 3 महीने में नंदीग्राम के साथ ही बरईपुर, तमलुक, बशीरहाट, पूर्व मेदिनीपुर और दक्षिणी दिनाजपुर में मंदिरों पर लगातार हमले हुए हैं। बीजेपी और टीएमसी इन हमलों को सियासत से जोड़कर देख रही है। बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि बंगाल को बांग्लादेश बनाया जा रहा है। हिंदू ममता बनर्जी की वोट बैंक पॉलिटिक्स का शिकार हो रहे हैं। उधर टीएमसी का कहना है कि बीजेपी दंगा कराना चाहती है। बंगाल में भी पार्टी की यही स्ट्रैटेजी है। हालांकि यह पहली मर्तबा नहीं है जब पश्चिम बंगाल में मंदिरों पर हमला हुआ। हर साल दुर्गा पूजा और रामनवमी के मौके पर पश्चिम बंगाल में बवाल हो रहता है। चुनावों के दौरान तो बंगाल में हिंसा अपने चरम पर होती है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि पश्चिम बंगाल का यह रक्त चरित्र कब तक चलता रहेगा? लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का मसला है। क्या ममता बनर्जी के हाथों से कानून व्यवस्था अब फिसल गई है, निकल गई है? और क्या ममता बनर्जी एक समुदाय विशेष को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं? यह डिबेट हम करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले कुछ पॉलिटिकल रिएक्शंस आए हैं। पश्चिम बंगाल बीजेपी क्या कुछ कह रही है, साथ ही साथ टीएमसी के लीडर्स क्या कुछ कह रहे हैं। आइए आपको जल्दी से सुनवा देते हैं। बंगाल में कोई भी प्रोग्राम करता है, पॉलिटिकल हो चाहे धार्मिक हो, कोर्ट से परमिशन लेना पड़ता है। यहाँ की सरकार पुलिस परमिशन नहीं देता है। इसलिए रामनवमी के जो प्रोग्राम है, पूजा है, शोभा यात्रा है, वो हिंदू समाज अपना ट्रेडिशन के अनुसार करेगा। पुलिस का जिम्मेदारी उसमें और शांतिपूर्वक अनुष्ठान उसको देखना, व्यवधान नहीं डालना है। पुलिस जानबूझकर गड़बड़ करता है और आगे कोर्ट में जाता है कि बोले देखो वहाँ तो गड़बड़ हुआ था, नहीं मिलना चाहिए। कल रामनवमी की त्योहार है, सबको रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बंगाल में लाखों हिंदू करोड़ों हिंदू कल रास्ते पे उतरेंगे और मैं प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि शांतिपूर्ण तरीके से रामनवमी उद्यापन करने के लिए, रामनवमी को मनाने के लिए जो व्यवस्था लेनी चाहिए प्रशासन वो व्यवस्था ले। और रामनवमी हजारों सालों से बंगाल में बंगाली मनाते आ रहे हैं, देशवासी, देश के पूरे हिस्से के लोग मनाते हैं। तो इसमें कोई भी बाधा डालने की कोशिश को किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, पश्चिम बंगाल में क्या हो गया है कि जो राष्ट्रवादी हैं उन पर तो प्रहार होता है और जो राजद्रोही हैं उनका प्रोटेक्शन होता है। तो इस तरह के प्रहार और प्रोटेक्शन की जो पॉलिटिक्स है वो एक्सपोज हो रही है। हम बार बार बोलते हैं बंगाल में कोई भी प्रोग्राम करता है, पॉलिटिकल हो चाहे धार्मिक हो, कोर्ट से परमिशन लेना पड़ता है। यहाँ की सरकार पुलिस परमिशन नहीं देती। राम में जो प्रोग्राम है, पूजा है, शोभा यात्रा है, वो हिंदू समाज। और चलिए, आपने ये रिएक्शन सुन लिया, लेकिन एक बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है कि आखिर किस तरह से हिंदू मंदिर को निशाना बनाया जा रहा है। मैं आपको सवाल ग्राफिक्स पे, स्क्रीन पे दिखाने की कोशिश करूंगा कि जो सवाल आज की डिबेट में हम खड़ा कर रहे हैं कि आखिर बंगाल में मंदिरों पर हमले के पीछे कौन है। पहला सवाल यह है। दूसरा बड़ा सवाल कि बंगाल में मंदिरों पर जो हमले हो रहे हैं वहां पर देवी देवताओं की मूर्तियां खंडित कौन कर रहा है। और सवाल नंबर 3 जो बहुत अहम हो जाता है कि क्या बंगाल में हिंदुओं को त्योहार मनाने की आजादी है? अगर आजादी है तो आखिर वहां इस तरह का माहौल क्यों बन रहा है? चौथा बड़ा सवाल जो हमारे आपके जहन में कि आखिरकार पश्चिम बंगाल के हिंदू डरे हुए क्यों हैं? ये डर किस बात के लिए है? किसका डर है कि वहां पर आजादी से जो हिंदू हैं वो अपने त्योहार नहीं मना पाते? हर साल रामनवमी के मौके पर पश्चिम बंगाल में बवाल होता है और चुनावों के दौरान तो ये बवाल चरम पर होता है, बमबाजियां होती हैं, गोलियां चलती हैं। और चलिए अब पैनल के पास चलते हैं कि आखिर डिबेट में कौन कौन हमारे साथ, आपको जल्दी से बता देते हैं। आज एक बड़ा पैनल हमारे साथ होगा जो इस पूरे मसले पर हमसे डिबेट करेगा और अपनी अपनी राय रखेगा, अपना अपना पक्ष रखेगा। मैं स्वागत करना चाहूंगा प्रदीप भटनागर का, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की, वो बीजेपी का पक्ष रखेंगे। सुब्रत सिन्हा प्रवक्ता है टीएमसी तृणमूल कांग्रेस के, जो कि अपना पक्ष रखेंगे। साथ ही साथ अशोक सिन्हा जी हैं जो कि संघ के समर्थक हैं, और अमित तिवारी जो राजनीतिक विश्लेषक हैं। ये तमाम लोग मेरे साथ जुड़ने जा रहे हैं और हम डिबेट की शुरुआत में सबसे पहला सवाल मैं सुब्रत सिन्हा से ही पूछूंगा जो कि टीएमसी के प्रवक्ता हैं। सुब्रत जी, बहुत बहुत स्वागत है प्राइम टाइम डिबेट में। मेरा सवाल आपसे यह है कि आखिर हर साल इस तरह के नैरेटिव क्यों बनते हैं? ममता बनर्जी और आपकी सरकार पर यह आरोप लगता रहा है कि जब भी पूजा होती है, जब भी रामनवमी आती है तो वहां पर माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। जरा क्लेरिफाई करिए इसको। पहले सबको सुबह रामनवमी का एडवांस शुभेच्छा दे रहा हूँ। ऐसा कोई बात नहीं है, ये एक भ्रम बंगाल का बारे में
बीजेपी एक नैरेटिव क्रिएट करता है कि इसके बाहर में और कुछ नहीं है। बंगाल में अगर आप ये देखिएगा, हिंदू जी बंगाल में मैक्सिमम हिंदू जो है बहुत शांति से रहते हैं। बंगाल का कल्चर अलग है, बंगाल का रहन सहन अलग है। ये बंगाल से चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ, स्वामी जी विवेकानंद का जन्म हुआ। ये बंगाल रामकृष्ण परमहंस देव का जन्म स्थान है, कर्म स्थान है। बंगाल में हिंदू धर्म को लेकर के कोई समस्या नहीं है, समस्या है बीजेपी का हिंदुत्व पर। यहाँ पर राम जी को लेकर के कोई समस्या नहीं है जी। हमारे हावड़ा में राम राजतला 100 साल पुराना है, राम पूजा होता है। हमारे सोजपुर में, हम जहाँ रहते हैं आसनसोल में, वहां पर आसनसोल के कुल्टी में, सोजपुर में 200 साल पुराना राम पूजा होता है। सुब्रत जी, मंदिर में मूर्तियां तोड़ी गई हैं, खंडित हुई हैं। आप कहां रहते हैं, कहां मनाते हैं अपना त्योहार, ये सवाल नहीं है। सवाल यह है कि मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हिंदुओं के मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है, मूर्तियां खंडित की जा रही। मैं प्रदीप भटनागर को डिबेट में आमंत्रित करता हूं। प्रदीप जी, जिस तरह की तस्वीर पश्चिम बंगाल से आई है, अगर पुलिस न हो तो कोई त्योहार नहीं बन सकता। अगर आपको कुछ करना है तो आपको कोर्ट के रास्ते और पुलिस का सहारा लेना पड़ता है। पश्चिम बंगाल की हालत इतनी खराब हो गई है। ना, बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा है। क्या है ना, पश्चिम बंगाल के राजनीति जो करण जो चल रहा है, मैं तो बता देता हूँ कि वहाँ की जो राजनीति है वो रक्त भरी है। और पश्चिम बंगाल की राजनीति में ममता बनर्जी खासतौर रक्त भरी राजनीति करनी पसंद करती है। आप जितने चुनाव देखेंगे पश्चिम बंगाल के, तो सारे रक्त भरे थे। राजनीति जीतने के लिए, चुनाव जीतने के लिए इस तरह पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी काम करती है, सबको पता है। क्या हमने नहीं देखा कि जब भी 2020 से 2022 तक आप लोग रामनवमी के जुलूस के लिए बैन लगा रहा 3 साल तक? नहीं पता। दुर्गा पूजा के लिए कितना तांडव हुआ पता नहीं सबको जी। तो हिंदू संगठनों ने दिल्ली से, पश्चिम बंगाल से लेकर दिल्ली और पूरे देशव्यापी जब आंदोलन हुए, तब जाके ममता बनर्जी हिंदू संवेदना दिखाने के लिए पश्चिम बंगाल के अंदर एक दुर्गा पूजा में गई जी। ये हमने नहीं देखा, कुछ देखा। चित्र के आज बोल रहे हैं, ये आज बता रहे हैं तो 24 परगना का बता दीजिए जहाँ हिंसा हुई और अब तक न्याय नहीं मिल पाया उन हिंदुओं को। ये तो वो लोग हैं, वो अधर्मी लोग हैं। जब जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और अन्य दलों ने जब चुनाव अभी लड़ा पश्चिम बंगाल के अंदर जी, लोग जो पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी पे आ गए थे जी। ये मैं बोलना नहीं चाहिए शब्द ऐसे मुख्यमंत्री के लिए, कि ऐसी मुख्यमंत्री जो राक्षसी रूपी है, जिन्होंने उन कार्यकर्ताओं को बाल मुड़वा के, उन्हें घुटनों के बल बैठा के उन्हें वापस टीएमसी में लिया। मैं बीच में नहीं, किसी के बीच में नहीं बोलता, चुप कराइए प्लीज। ठीक है सुब्रत सिंह जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ सुब्रत जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। आज भी पश्चिम बंगाल के अंदर रामनवमी का जो उत्सव कल होने जा रहा है, जुलूस निकलने वाला है, तो वहाँ बंदूक और बारूद की क्यों बात हो रही है? क्या इस बारे में कोई बताएगा कि पश्चिम बंगाल के प्रशासन हो, चाहे वहाँ की फोर्स हो, या पश्चिम बंगाल की पुलिस का काम नहीं है शांतिपूर्ण तरीके से हर साल जो त्योहार होता है उसको करवाना जी? तो जानबूझ के हिंदू संस्थानों को हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है अपने त्योहार के लिए। क्या इसके लिए जवाब है? अभी क्या बोली ममता बनर्जी मंच पे खड़े होके? हिंदुओं के बारे में हिंदू कैसे जो मुंह में हिंदुओं के बारे में बोलते? इस देश के अंदर 120 करोड़ हिंदू रहता है। जैसे हिंदू जाग गया, ममता बनर्जी और उसकी टीएमसी नजर नहीं आएगी, कहीं पश्चिम बंगाल ही ना चला जाए कहीं। तो हिंदुओं को रोकना, हिंदुओं को टॉर्चर करना छोड़ दे ममता बनर्जी। ठीक है प्रदीप जी, पॉइंट टेकन। मैं अमित तिवारी जी को चर्चा में शामिल कर रहा हूं। अमित तिवारी राजनीतिक विश्लेषक हैं। अमित जी, एक मसला यह भी है कि बतौर पॉलिटिकल एनालिस्ट, जिस तरह का बारबेटम, जिस तरह का वहां पे बातचीत हो रही, जिस तरह का नैरेटिव पश्चिम बंगाल में सेट किया जा रहा है, तस्वीरें आई, मैं कहूंगा पीसीआर से एक बार तस्वीरें दिखाएं कि किस तरह से वहां मंदिरों को खंडित किया जा रहा है, मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, और वहां पर अधिकारी जाते हैं, पुलिस की निगरानी में त्योहार मनाया जा रहा है। और एक साल की बात नहीं है, हर साल रामनवमी पे कमोबेश ऐसी ही तस्वीर देखने और सुनने को मिलती हैं। क्या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ममता बनर्जी के हाथ से निकल गई है? किसी साल किसी त्योहार पे तो वहां हिंसा ना हो, कभी तो ऐसा हो। देखिए अमित जी, अगर नरेटिव की बात करें तो सिर्फ पश्चिम बंगाल को जिस तरह से हर बार, चाहे रामनवमी का त्योहार हो जी, चाहे दीपावली, पीसीआर शॉट्स दिखाइए मंदिर के।
किसी भी अगर आप बड़े मुद्दे पे हम बात करते हैं तो सबसे पहले पश्चिम बंगाल। जी अमित जी, अमित जी बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। चलिए शायद संपर्क टूट गया है। मैं अशोक सिन्हा जी के पास जाता हूं। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। हम सवाल ये पूछ रहे थे और हम बहस ये कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह की राजनीतिक उथल पुथल है वो अलग एक मसला है, लेकिन वहां पे चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, हिंसा होना त्योहारों पर और लोगों के घर जला दिए जाना, मंदिरों को खंडित करना, मूर्तियां तोड़ देना, पंडालों में आग लगा देना, आखिर ये किस तरह का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है जो ममता बनर्जी कंट्रोल करने की कोशिश तो कर रही है लेकिन कंट्रोल नहीं कर पा रही है? देखिए, राम भारतवर्ष के राष्ट्रीय और सांस्कृतिक महापुरुष हैं और त्रेता युग में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद से लगातार इस देश में और जहां जहां हिंदू रहते हैं पूरे विश्व में रामनवमी निकाला जाता है, रामनवमी जुलूस निकलता है, रामनवमी खुश प्रसन्नता पूर्वक मनाई जाती है। ये सांस्कृतिक त्योहार है ये। अब इसको क्यों नहीं मनाने दिया जा रहा है या क्या अड़चने आ रही हैं, तो मुझे ये कहना है कि मुल्क जाए भाड़ में, इससे उन्हें मतलब नहीं, बस यही ख्वाहिश है कुंबे में मुख्तारी बनी रहे। ये राजनीतिज्ञों का देन है कि सांस्कृतिक महापुरुष का राष्ट्र में जन्मदिन जयंती बनाना, इसके लिए परमिशन कोर्ट से लेनी पड़ रही है। मैं समझता हूँ ये तुष्टीकरण वर्सेस नेशन फर्स्ट राजनीति का नमूना है। जी, धर्म निरपेक्षता जो होती है, सूडो सेकुलरिज्म, ये एक प्रकार से हमारे देश के लिए एक ग्रहण के रूप में लग गया है। भाई ये देश सबका है। ये बंगाल जिसकी बात आप कर रहे हैं, ये रामकृष्ण का बंगाल है, ये चैतन्य महाप्रभु का बंगाल है, सुभाष चंद्र बोस का बंगाल है। और आप देखिए कि ये भद्र लोगों की भूमि है और यहाँ शक्तिपीठ है यहाँ पर। तो ये बंगाल में अगर इस प्रकार का कोई भी राजनीतिक उथल पुथल के कारण से या तुष्टीकरण के कारण से जो समस्याएं आ रही हैं, वह इस देश के हित में नहीं है। नेशन फर्स्ट होना चाहिए नागरिकों के लिए। और ये ऐतिहासिक तथ्य है कि जब से बंगाल की डेमोग्राफी बदली है, वो चाहे एक्शन डे रहा हो और चाहे उससे पहले जो भी खूनी मारपीट हुई हो, लगातार बंगाल में डेमोक्रेसी चेंज होने का ये परिणाम है कि इस देश की संस्कृति सुरक्षित नहीं रह पा रही है। अब यह रामनवमी का जो त्योहार है, इसको वहां का संपूर्ण हिंदू समाज मनाना चाहता है। और जब नहीं, उसको मनाने के लिए अगर अनुमति पिछले 5 वर्षों से अनुमति लेनी पड़ रही है, तो ये क्या कहें इसको यही माना जाएगा कि जो समाज है वहां का वो डरा हुआ है और वह समाज यह देख रहा है कि जो तुष्टीकरण की राजनीति है वह उस पूरे बंगाल के लिए एक खतरनाक साबित हो रही है। त्योहार को जो भी त्योहार है हमारे, इनको टूल नहीं बनाना चाहिए। यह उल्लास का वातावरण है, यह हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। और जब सांस्कृतिक धरोहर है तो ऐसे बंगाल के देश में जो रामकृष्ण का देश है, जो रविन्द्रनाथ टैगोर का देश है, वो वहां पर अगर इस प्रकार का उत्पात हो रहा है तो निश्चित रूप से मानिए देश खतरनाक स्थिति में जा रहा है। यहाँ पर काली पूजा होती है, यहाँ दुर्गा माता की पूजा होती है और ये हर समय देखिए आप, चाहे वो हनुमान जयंती हो, चाहे राम जयंती हो, चाहे वो दुर्गा पूजा का विसर्जन हो, ऐसे अवसरों पर आक्रमण किए जाते हैं। जी, राजनीतिक लोगों के तरफ से आक्रमण किए जाते हैं। ये जो ठीक है अशोक सिन्हा जी, ठीक है, जरा सुब्रत सिंह के पास चलते हैं, सुब्रत सिन्हा के पास चलते हैं। सुब्रत जी, मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूं कि अगर पश्चिम बंगाल में हिंदू रहता है तो क्या अपने त्योहार मनाने की उसको परमिशन नहीं है? उसकी मंदिर तोड़े जाते हैं और एक बार घटना हो जाए, 2 बार घटना हो जाए, 3 बार हो जाए, 4 बार हो जाए, हर साल। अब मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा, मेरे पास ग्राफिक्स है, उसमें बाकायदा तारीख लिखी हुई है, जगह का नाम लिखा है जहां पर मंदिर तोड़े जा रहे हैं। सर, ये किस तरह का लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल है ममता बनर्जी का? मुझे बताइए थोड़ा आप। मैं पहले एक बात बोल रहा हूँ जी, हमको बोलने का टाइम तो दीजिए। बिल्कुल आप बोले सर, बोले आप, बिल्कुल बिल्कुल बोले आप टाइम लीजिए। छोटी ना होता और तो 5 मिनट करके बोल रहे हैं जी।
बात यहाँ पर थोड़ा दिक्कत होता है। एक चीज है, पहले ये जो एक तो चीज हम क्लियर कर देते हैं, जो बात तो पहले होता है। बंगाल में तारकेश्वर मंदिर है बाबा भोलेनाथ की, जी, जहां पर हाईवे बनाया गया, बनाया कौन? ममता बनर्जी। कालीघाट का नवीकरण हो रहा है, कालीघाट मंदिर का पुनर्गठन हो रहा है, रिलायंस कर रहे हैं। किस सरकार का टाइम में कौन कर रहा? ममता बनर्जी। दीघा में नया जगन्नाथ मंदिर ये अप्रैल महीना में उद्बोधन होगा, 700 करोड़ रुपया खर्चा हुआ, कौन किया? ममता बनर्जी जी। हिंदू विरोधी कौन है? ममता बनर्जी जी। नहीं, हम बार बार बोले हिंदुत्व तो नहीं, हिंदू का विरोधी नहीं है, बीजेपी का हिंदू धर्म का राजनीति का विरोध हम लोग कर रहे हैं और करेंगे। हिंदुत्व का सब कोई संकट नहीं है। मेरा उम्र 58 है जी सर। मैं 40 साल से दुर्गा पूजा का आयोजन कर रहा हूँ। हर साल परमिशन लेना पड़ता है जी, हर साल दुर्गा पूजा का परमिशन लेना पड़ता है। काली पूजा करता हूँ, काली पूजा का परमिशन लेना पड़ता है, तो रामनवमी का भी परमिशन लेना पड़ता है जी। ये कानूनी प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि दुर्गा पूजा में परमिशन लेना नहीं पड़ता है, लेना पड़ता है। काली पूजा में लेना पड़ता है, जगन्नाथ पूजा में लेना पड़ता है। अभी अन्नपूर्णा पूजा चल रहा, बासंती पूजा चल रहा, इसका भी परमिशन हम लोग को लेना पड़ता है जी। परमिशन अलग चीज है, कोई जायगा में रुकावट नहीं। और ये अगर आप दिखा रहे हैं तो मेरा पास भी ऐसा सबूत है। सुब्रत जी, परमिशन पूरे देश में धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए ली जाती है। माफी चाहता हूं, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। सुब्रत जी, माफी चाहता हूं, मैं आपको रोक रहा हूं, लेकिन मेरा सवाल सुनिएगा। चलिए ठीक है, प्रदीप भटनागर के पास चलते हैं। प्रदीप जी, देश भर में धार्मिक आयोजन के लिए परमिशन ली जाती है, चाहे वो दुर्गा पूजा हो, चाहे किसी भी तरह की पूजा हो, लेकिन जो तस्वीर पश्चिम बंगाल से आ रही, सुब्रत सिन्हा शायद मेरा सवाल नहीं समझ पाए, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हिंदू पलायन के लिए मजबूर है पश्चिम बंगाल में। इस भारत की मीडिया ने और जितने हमारे बिहार यहाँ करके बंगाल में नौकरी करते हैं, अगर भाग जाता तो आते नहीं आएंगे, गलत बात है। सर, वो तस्वीरें भी हैं जब बिहारी स्टूडेंट पश्चिम बंगाल में गए थे, वहां पर बंगाल के लोग उनको मार के पश्चिम बंगाल से भगा रहे थे। वो तस्वीरें मेरे पास नहीं है तो मैं आपको दिखा देता। ठीक है, आपने अपनी बात पूरी कर ली। ठीक है सुब्रत जी, जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड, लेट बीजेपी स्पोक्सपर्सन फिनिश हिज पॉइंट। प्रदीप जी, गो अहेड, बोलिए। जी, ये तो ये भी नहीं मानेंगे कि किसी प्रदेश का नागरिक पश्चिम बंगाल में नौकरी लेने भी नहीं जा सकता जी। उसको होटल में बंद करके मारा जाता है, कपड़े उतार के मारा जाता है, तो बंगाली है जी, नहीं तो बिहारी है, तो मार के भगा देता। वो चीज पश्चिम बंगाल में देखा थोड़ा दिखा है जी। ये सोशल मीडिया बड़ी खराब चीज चल गई है, बड़ी पोल पट्टी खोल देता है, किसी पार्टी की दल है। मेरी पार्टी क्यों नहीं आने दले जी। मैं बताता हूँ, 2022 के अंदर 112 फुट की एक गांव ने मूर्ति बनाई थी दुर्गा माता की जी। पता है आपको? उसकी परमिशन नहीं हुई, पूरी होने जा रही, पूरी हो भी चुकी थी, अगर इस पूजा की परमिशन नहीं दी, नहीं इसकी पूजा की दे सकते, अलाउ नहीं हो सकती। उस पूरे गांव ने 55 लाख रुपए और वहां से 1 करोड़ रुपए समथिंग इकट्ठा करके उस मूर्ति को बनाया था। मगर ममता बनर्जी ने इतनी ऊंची मूर्ति, क्योंकि कुछ दूरी पे वहां मस्जिद थी जिसकी मीनार से भी ऊंची जा रही थी, इसमें रोक लगा दी, वो भी टीएमसी के नेता कहने पे। ये नहीं मानेंगे तो पश्चिम बंगाल में बता दीजिए क्या 6000 गांव से ऊपर आज हिंदू क्यों पलायन कर गया? बता दीजिए, नहीं बोलेंगे। पीसीआर स्क्रीन पे ग्राफिक्स दीजिएगा जरा, जिसमें मंदिरों की डेट लिखी और कब कब वहां पर हमले हुए नहीं बता पाएंगे जी। ये लोग तो ये भी नहीं बता पाएंगे कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने और पश्चिम बंगाल के विकास के लिए क्या क्या काम करा, कितनी इंडस्ट्री लगा दी, कितने लोगों को नौकरी दे दी जी। जो लोग दावा करते हो स्वामी विवेकानंद जी के ऐतिहासिक प्रतिमा को हटाने की, जो उनके घर को हटाने की जी और मस्जिद बनाने की, उससे क्या बोलेंगे आप जी? हाँ बताइए। कभी जैसे ग्राफिक विंडो में रखिएगा गैस के साथ पूरे प्रदेश के अंदर या पूरे देश के अंदर आवाज होती है, जुम्मे की तक छुट्टी इन्होंने घोषणा कर दी थी संडे की बंद करके जी, हमने वो भी देखा है हमने जी। अगर सर्वधर्म है पश्चिम बंगाल में, अगर ममता बनर्जी तो अभी जो नई स्टेटमेंट हिंदुओं को ऊपर दी है तो किसके ऊपर दी है? वोट तो आपको हिंदू भी देता होगा ना आपको जी, मगर नहीं। देखिए ममता बनर्जी आज की डेट में वो फर्स्ट एड लेडी हो चुकी है, उनको खुद को नहीं पता कि क्या बोलना है क्या नहीं। वो फर्स्ट एड लेडी ने इस समय केवल वोट बैंक के सेक्टर में, और नई चीज बता दूं, अभी 2 दिन पहले अभी माननीय गृह मंत्री जी बोल रहे थे लोकसभा के अंदर जी, पश्चिम बंगाल में 450 किलोमीटर का ऐसा बॉर्डर रह गया है जिसकी जमीन
जो है पश्चिम बंगाल सरकार अधिग्रहण करके नहीं दे रही है, इससे घुसपैठ हो रही है। ठीक है प्रदीप जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। अमित तिवारी जी अपनी बात रख नहीं पाते, कुछ टेक्निकल ग्लिच था, उनको ऑडियो नहीं आता। अमित जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं ठीक से? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। ठीक है अमित जी, मेरा सवाल आपसे यही था कि जिस तरह का नैरेटिव पश्चिम बंगाल में सेट किया जा रहा है, पश्चिम बंगाल में ऐसा लगता है कि पूरे वोटों को पोलराइज करने की कोशिश है। एक समुदाय विशेष को प्लीज किया जा रहा है, एक समुदाय विशेष को डराया जा रहा है, एक समुदाय विशेष के धार्मिक आयोजनों के लिए पूरी व्यवस्था की जा रही है, और एक समुदाय विशेष के धार्मिक आयोजनों पर पत्थर चल रहे हैं, लाठियां चल रही हैं, जला दिया जा रहा है मंदिर पंडाल। मतलब इस तरह की अनियमितताएं पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रही हैं। बतौर राजनीतिक विश्लेषक आप किस तरह से देखते हैं इसे? देखिए, निश्चित तौर पे एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जहां पे भी भाजपा का शासन नहीं है, सारे कुशासन और सारे लॉ एंड ऑर्डर की शिकायतें सिर्फ उसी प्रदेश में आपको देखने को मिलती हैं। लगातार पिछले 10 साल से जिस तरह भाजपा वहां पे काम कर रही है, चाहे हम अलग अलग तरीके से आरोपों की बात करें, चाहे हम शिक्षा घोटाला की बात करें, चाहे हम किसी भी मुद्दे पे बात करें, सरकार पूरी तरीके से, केंद्र सरकार जितनी और केंद्र सरकार के मंत्रालय के लोग जितने एक्टिव आपको, केंद्र सरकार की एजेंसियां जितनी एक्टिव आपको पश्चिम बंगाल में नजर आती हैं जी। क्या आपको 69,000 शिक्षक भर्ती का जो घोटाला यहाँ पे उत्तर प्रदेश में हुआ, क्या संभल में जो घटनाएं हो रही हैं कि पुलिस के नीचे ही, पुलिस दलबल के नीचे ही लोग नमाज करने को जो है मजबूर हैं, अपनी नमाज को वो अपने छतों पे नहीं कर पा रहे हैं। क्या जिस तरह से जो बहराइच की घटना हुई, क्या हम उसे नजरअंदाज कर सकते हैं? जय श्री राम का नारा लगा रहे थे लोग और किसी एक धर्म मजहब के झंडे को जो है लातों तरह कुचल रहे थे। क्या वो हमारा संविधान इजाजत देता है? अगर वहां पे कुछ कमियां हैं, लॉ एंड ऑर्डर की घटनाएं हैं, तो क्या आपको लगता है कि कुछ एक एरिया को लेके हैं या पूरे पश्चिम बंगाल को जिस तरह से बदनाम किया जा रहा है? क्या ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री बनाने में सिर्फ मुसलमानों का योगदान है? क्या वहां के हिंदुओं का योगदान नहीं है? मैं सिर्फ एक बात आपसे साझा करना चाहता हूँ, प्रदीप भटनागर जी बात बोल रहे थे, क्या कर्नाटक में जब भाजपा की सरकार बनी थी तो क्या वहां पे सारी चीजें जितनी भी वादे करके आए थे, क्या वो सारे पूरे हो गए थे? क्या येदियुरप्पा को जिस तरह से सीएम पद से हटाया गया था, क्यों हटाया गया था? मैं आ रहा हूं आपके पास। राजस्थान में जब सरकार बनती है, वहां पे जिस तरह से भजन लाल शर्मा जी सरकार में आते हैं, आज मुख्यमंत्री हैं, क्या वहां पे सारी कुरीतियां खत्म हो गई हैं? क्या वहां पे अभी उदयपुर में पीछे एक कांड हुआ जिसमें एक व्यक्ति ने जो है स्कूल में घटना हुई और किसी एक धर्म के विशेष के छात्र ने किसी हिंदू धर्म के छात्र को मार दिया। उसके बाद 3 दिन लगातार वहां पे 15 अगस्त पूरा बंद रहा। क्या ऐसी घटनाएं क्या भाजपा शासित प्रदेशों में नहीं हो रही हैं? सिर्फ एक जगह को मूल्यांकन करना, सिर्फ इस चीज से कि वहां पे रामनवमी के लिए जो है लोग जा रहे हैं, लोगों को अनुमति नहीं मिल रही है। अगर कोई सेंसिटिव जोन है, अगर लोग ये कहते हैं कि मैं मस्जिद के सामने ही जय श्री राम का नारा लगा के ये देशभक्ति साबित करना चाहता हूं, तो मुझे नहीं लगता है कि आप देशभक्ति साबित कर रहे हैं, या तो आप कुत्सित राजनीति का प्रयास कर रहे हैं, या आप अपनी राजनीति की जो महत्वाकांक्षा है आप उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो भाजपा सीधे सीधे कहे ना कि आपकी जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, प्रदीप जी, अभी लोकसभा के चुनाव हुए वहां पे अमित जी, तो आपने देखा होगा कि वहां के भाजपा के जो कार्यकर्ता थे वो भाजपा के ही कार्यालय में लगभग 2 महीने लगातार आश्रित थे। भाजपा के बड़े बड़े मंत्री, भाजपा की बड़ी बड़ी एजेंसियां अपने ही कार्यकर्ताओं को बचाने में अक्षम है। ये कितनी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। केंद्र में भाजपा की सरकार है और वो अपने भाजपा के पॉइंट टेकन। प्रदीप भटनागर, एक छोटा सा रिएक्शन, फिर मैं सुब्रत के पास जाऊंगा। प्रदीप जी जवाब दीजिए। मुझे थोड़ा परिचय देंगे कौन? प्रदीप जी जवाब दीजिए। कौन बोल रहे थे? परिचय दे देंगे इनका जरा। ये अमित तिवारी जी बोले थे, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बताएं। अब अमित जी को मैं जवाब देता हूँ। विश्लेषक साहब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, सकता है कहीं मुझे त्रुटि हो रही बोलने में। क्या देखा नहीं है आपने 24 परगना में या नंदग्राम के अंदर शाम को हिंदू प्रीतियों को लेकर जाते थे, सुबह छोड़ जाते थे? चुनाव के बाद किस तरह आग लगा दी गई थी हिंदुओं घर में वोट देने पे, भूल गए क्या आप? क्या क्या भजन लाल जी ने गोली चलवाई थी, बम बनवाए थे, टीएमसी के लोग खेतों में बम चलाते पकड़े गए थे और खुद ही बम फट के मर गए थे? क्या देखा नहीं था? क्या महाराष्ट्र के अंदर क्या बम चले थे राजनीति से चुनाव के लिए? क्या टीएमसी के लोग गांव वालों को धमका रहे थे कि अगर निकले तो मार देंगे? क्या आगजनी देखी थी आपने हरियाणा में, पंजाब में, हिमाचल के अंदर, दिल्ली के अंदर जहां चुनाव हुए? क्या भारतीय जनता पार्टी के चुनाव जीतने के बाद
वहाँ आगजनी कर रहे हो कांग्रेस के या अन्य आम आदमी पार्टी घरों के अंदर, थोड़ा इसमें भी रोशनी डाल दीजिए। और आज भी वहाँ पे जो जिस तरीके से हाल है बॉर्डर क्षेत्र में, हिंदू बेटियों को लेके जाते हैं तो बहू आती है, आपने देखा नहीं भी इनका एक विधायक जो जेल में आज भी, जो कितना बड़ा माफिया था, वो तो शर्त रखता था कि इस गांव इसकी विधानसभा में जो नई बहू आएगी पहले एक रात उसके साथ बिताएगी, फिर वो अपने पति के साथ जाएगी। क्या उससे कोई है? जलनाथ सरकार में हुआ क्या? ठीक है प्रदीप जी, में हो रहा है, मैं सुब्रत सिन्हा के पास जा रहा हूँ, एक रिएक्शन उनका जरूरी है। ठीक है प्रदीप जी, आपने अपना पॉइंट रखा। हितैषी बनते हैं तो क्या बंगाल में या दिल्ली के अंदर बम चलते हैं, गोली चलती है? फेयर इनफ सर, फेयर इनफ। ठीक है, आप सुब्रत सिन्हा, आपने बीजेपी, हर त्योहार के लिए ठीक है प्रदीप जी, मैं आ रहा हूँ, मैं फिर से आपके पास आ रहा हूँ। you'll have the enough time to respond। ठीक है, मैं आ रहा हूँ सर आपके पास। पहला अधिकार भी हिंदुओं का चीज पे। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। सुब्रत सिन्हा जवाब दीजिए, सुब्रत सिन्हा जवाब दीजिए, रिस्पॉन्ड टू बीजेपी। प्रदीप जी को हम बंगाल में वेलकम कर रहे हैं। बीजेपी पार्टी ऑफिस का बाहर आइए, हम लोग के साथ बंगाल घूमिए। बंगाल कितना विशाल है, या ये मैं बंगाल अगर सुरक्षा होती तो या केंद्र सरकार को अपने प्रदीप जी, सुब्रत सिन्हा को अपना पॉइंट रखने दीजिए। मैं आ रहा हूँ सुब्रत जी, आप अपना पॉइंट रखिए। ठीक है। मैं हाथ जोड़ करके पहले प्रदीप जी को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बंगाल आइए और बीजेपी पार्टी ऑफिस का बाहर बंगाल घूमिए, सुंदर विशाल जाएगा है तो घूमिए, अच्छा लगेगा। तो बंगाल नहीं देख करके हम जैसे बंगाल का बाहर का बात नहीं कर रहे हैं, इससे क्यों हम वो पूरे देश ही घूम चुका हूँ, मगर बंगाल तो हम ज्यादा जानता हूँ। आप जो बोले ऊंची प्रतिमा, बड़ा प्रतिमा, प्रदीप जी आपको बोल रहे हैं, आप बोले हैं बड़ा प्रतिमा यहाँ पर होने नहीं दिया। इसका पहले एक बार बड़ा प्रतिमा कलकत्ता में होने का बात हुआ, वो प्रतिमा हाईकोर्ट बंद कर दिया। बोला 7 फुट से ज्यादा ऊंचा प्रतिमा कलकत्ता हाईकोर्ट बोला हम करने नहीं देंगे। तो ये कानून का मुताबिक वो बड़ा प्रतिमा करने नहीं दिया गया। आप बोले बीएसएफ को हम लोग, जी आपका टाइम में आप बोलिएगा, मैं बोलने दीजिए। ये देख लीजिएगा, मेरा गूगल बाबा है, खोज करके देख लीजिएगा कि इसका रिपोर्ट टोटल मिल जाएगा। दूसरा बात बोले बीएसएफ का जमीन बंगाल नहीं दे रहा है। अभी तक जितना जमीन हम लोग बीएसएफ को लिए दे दिया है, उसका आधा पैसा अभी तक भर नहीं पाया कुंतलगढ़ में, फिर जमीन मांग रहे हैं। 200 जितना मांगा है उसका 50% से ज्यादा जमीन हम लोग दे दिया। अब 20% 129 स्क्वायर किलोमीटर का जमीन, 129 सुब्रत जी, आप सर सुनिए सर, आई बेग माय पार्डन सर, मैं बीच में बोल रहा हूँ। आप जवाब दीजिए, बीजेपी प्रवक्ता ने जो आरोप लगाए हैं आप उसका जवाब दीजिए, मैं ये चाहता हूँ। जवाब दे रहे हैं जी, उनका आरोप का ही तो जवाब दे रहे हैं जी। उन्होंने आरोप लगाया जो बीएसएफ को हम लोग जमीन नहीं दे रहे हैं। चलिए बीएसएफ से आगे बढ़ते हैं सर, बीएसएफ से आगे बढ़ते हैं, लॉ एंड ऑर्डर पे बात करते हैं सर, लॉ एंड ऑर्डर पे बात करते हैं। जी, बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कोई जाएगा में कोई खराबी नहीं है जी। ये बीजेपी का एक नैरेटिव बीजेपी तैयार कर। महाराष्ट्र में 3 MP और 5 MLA को नहीं मिल रहा, गायब है जी। लॉ एंड ऑर्डर वहां पर खराब है। 3 MP और 5 MLA निकोज है। उद्धव ठाकरे कंप्लेन किया है, वहां पर लॉ एंड ऑर्डर खराब है। बंगाल में खराब नहीं है। यहाँ पर हम बात पश्चिम बंगाल की कर रहे हैं सर, रामनवमी की कर रहे हैं सर, कहां आप उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र की सियासत के बारे में बात कर रहे हैं? बंगाल के बारे में हम बोल रहे हैं जी, बंगाल के बारे में हम बोल रहे हैं। बंगाल खुशहाल है, बंगाल में मंदिर, ये तो बीजेपी का नैरेटिव है। यहाँ पर मंदिर तोड़ा जा रहा है, यहाँ पर मंदिर बनाया जा रहा है। जरा तस्वीरें दिखाइएगा सर, अगर आप स्क्रीन देख पा रहे हो तो वहां से करीब 7-8 जगहों से तस्वीरें आई जहां पे माँ शीतला का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, वहां पर मूर्तियां तोड़ी गई हैं, खंडित किए गए। वो तस्वीरें हम नहीं दिखा रहे हैं, वो वहां की मीडिया ही दिखा रही है, वहां की मीडिया ही बता रही है। उनमें तस्वीरों में साफ साफ दिखाई दे रहा है। सर गोदी मीडिया के बारे में हमसे बात कौन कीजिएगा तो अच्छा है सर। पश्चिम बंगाल में गोदी मीडिया, हर मीडिया गोदी मीडिया नहीं हो सकता ना। जगह में जो बना हुआ किसका तैयार हो रहा है ना, फेक किसका तैयार हो रहा है, एक सोशल मीडिया में फेक भरा हुआ है। सुब्रत सिन्हा जी, पश्चिम बंगाल में सारा मीडिया गोदी मीडिया तो नहीं हो सकता ना। अगर ऐसा है ना, अगर ऐसा है तो 2014 से लगातार हम लोग जीत नहीं पाते। बंगाल में कितना % मुस्लिम वोटर है? बंगाल में मुस्लिम वोटर 30% है जी। सच्चाई दिखाई गई, मुस्लिम वोटर 30% है। इसमें मालदा और मुर्शिदाबाद में
50% मालदा मुर्शिदाबाद, ठीक दो है, जिला में है। प्रदीप भटनागर जवाब दीजिए। प्रदीप भटनागर, रिस्पॉन्ड टू दिस। अशोक सिन्हा जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। अगर कोई मीडिया सच्चाई दिखाए तो मोदी मीडिया है जी। अस्पताल के अंदर एक बेटे की जो है बलात्कार हो जाए, मोदी मीडिया है। अगर स्टूडेंट अगर करने पे बैठ जाए न्याय के लिए तो वो मोदी मीडिया है। बच्चों पे लाठी बरसाई जाए न्याय मांग रहे हैं तो मोदी मीडिया है। स्वामी विवेकानंद जी के इतिहास को रोक बनाने के लिए को खराब किया जाए और आवाज उठे तो मोदी मीडिया है। हिंदू अगर अपनी बेटी को बचाने के लिए खड़ा हो तो मोदी मीडिया है। कहता हूँ 25,000 में से 28,000 गाँव में से 6,000 गाँव से हिंदू विलुप्त हो जाए तो मोदी मीडिया है। हिंदू की बेटी सुबह लेके रात को लेके जाए, सुबह छोड़ जाए, वो मोदी मीडिया दिखाए तो। चुनाव के बाद अगर आग लगा दी जाए इन दोनों घरों में तो मोदी मीडिया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बोले कि ये हिंदू का गंदा है, ये मोदी मीडिया है। आप महाकुंभ मेले को आप गंद बोले और उल्टा सीधा बोले, वो मोदी मीडिया है। बस केवल यही है, इनकी चीजें दिखाई जाए वो मोदी मीडिया नहीं है। अगर वो मोदी मीडिया अगर दिखाए कैसे पटरी रोक के आजान नमाज हो रही है तो वो मोदी मीडिया है। फिर ट्रेन लाइन में लगी है, नमाज हो रही है, मोदी मीडिया है। ममता बनर्जी सर ढक के नमाज पढ़े तो मोदी मीडिया है। दुर्गा पूजा में जाए वहां बकरे कटवाए और मुसलमानों से पिटाई करवाए हिंदुओं की, वो मोदी मीडिया है। प्रदीप जी, ठीक है। अब अशोक सिन्हा जी, एक बड़ा मसला ये भी है, अमित तिवारी भी हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो भी एक अलग नैरेटिव बता रहे हैं कि जरूरी नहीं कि जहां पे बीजेपी की सरकार है वहां सब कुछ अच्छा ही चल रहा है। लेकिन पश्चिम बंगाल की तस्वीर अगर आपको याद हो, चाहे विधानसभा इलेक्शन हो चाहे लोकसभा इलेक्शन हो, वहां पर पोलिंग बूथों पर बम फेंके जाते हैं, लोगों की गर्दन काट दी जाती है, बस्तियां की बस्तियां जला दी जाती हैं। लेकिन अभी भी जो सुब्रत सिन्हा जी हैं इस बात को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में सब कुछ बहुत अच्छा है और आप लोग नैरेटिव सेट कर रहे हैं उनके अगेंस्ट। अशोक सिन्हा जी, घटना है कि देखिए ममता बनर्जी जो सत्ता में आई हैं वो कम्युनिस्टों से उन्होंने सत्ता हासिल की है और उनके खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया। तो वो कम्युनिस्टों के भी सारी रीति को वो जानती है और बहुत उसमें पगी हुई है। उनका देखिए उनका सीधा फंडा है, 30% मुस्लिम वोटर है बंगाल में। तो अगर मुस्लिम वोटर पूरा हमको ईसाई हो, एक बार को तोड़ दे तो थोड़ा सा और उन्हें और आवश्यकता पड़ती है, 35% पर सरकारें बन जाती हैं, तो वो थोड़ा सा हिंदुओं पर ध्यान देने की उनको कोई बहुत आवश्यकता अनुभव नहीं होती है। अब आप देखिए कि प्रवक्ता टीएमसी ने कहा कि ममता बनर्जी ने एक मंदिर तारकेश्वर महादेव का बनाया, मगर वो ये नहीं उन्होंने बताया कि उसकी व्यवस्था उन्होंने एक मुस्लिम को दे दी। जादापुर यूनिवर्सिटी में वही है, जादापुर यूनिवर्सिटी में ईद मनाई जा सकती है, राम मंदिर मनाने की अनुमति नहीं थी। तो ये तो उनकी एक दोहरा चरित्र तुष्टीकरण की राजनीति है और यह तुष्टीकरण की राजनीति ही देश को खाए जा रही है। आप देख लीजिए जो बांग्लादेश में हो रहा है, आप देखिए वहां के किसी हिंदू ने बांग्लादेशियों में कोई आक्रमण किया क्या? बंगाल में जितने भी हिंदू हैं आप किसी मस्जिद पर आक्रमण करते हैं क्या? ठीक है अशोक जी, मगर ये आक्रमण होते क्यों हैं? ठीक है, केवल हिंदुओं पर ही क्यों होते हैं? हिंदू त्योहारों पर ही क्यों आक्रमण होते हैं? चलिए अमित तिवारी है, उनका एक अलग नजरिया है इस पूरे मामले को, इस पूरे डिबेट को देखने का। अमित तिवारी, मेरा एक सवाल है, पश्चिम बंगाल की स्थिति को अगर देखें ओवरऑल तो कोई ऐसा बीजेपी शासित राज्य मुझे बताइए जहां पे पश्चिम बंगाल में जितनी चुनाव में हिंसा होती है, त्योहारों में जितने लोग मारे जाते हैं, जरा एक प्रदेश बताइएगा जहां बीजेपी शासन है और वहां पर इस तरह की घटनाएं हर साल रामनवमी पे हो रही हैं। आपने तुलना की है सर, बताएं, 2 स्टेट बता दें कोई मुझे आप। देखिए अभी अमित जी, एक चीज सबसे बड़ी चीज समझने वाली बात है, अगर चोर के हाथ नहीं अगर आप चाबी थमा देंगे तो कहाँ पे घटनाएं होंगी? चोर किसे कह रहे हैं? कैराना का पलायन हो रहा है। अमित तिवारी, आप चोर किसे कह रहे हैं? अमित तिवारी, मैं बी स्पेसिफिक, चोर किसे कह रहे हैं? आपको राजनीतिक पॉलिटिकल करेक्ट की एक परिभाषा समझा रहा हूँ कि हर राजनीतिक पार्टी अपने आप में पॉलिटिकल करेक्ट है जी। चाहे हम भाजपा की बात करें, चाहे हम कांग्रेस की बात करें, चाहे हम ममता बनर्जी की पार्टी की बात करें जी। सबसे बड़ी चीज है कि अगर वहां पे घटनाएं हो रही हैं लगातार 10 सालों से। अमित जी, मैंने सवाल पूछा, मुझे 2 ऐसे राज्य बताइए बीजेपी शासित जहां पर विधानसभा चुनाव में बम फट जाते हैं, लोगों के हाथ काट दिए जाते हैं, जहां पर मंदिरों में मूर्तियां रोज खंडित होती हैं। मुझे 2 राज्य बता दीजिए सर। हर राज्य का नजरिया अलग है
अभी देखिए अमित जी, सवाल घुमाइए नहीं। अमित जी देखिए, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट है सर। मैं आपने तुलना की पश्चिम बंगाल की बीजेपी शासित राज्यों से। मैं सिर्फ 2 राज्य पूछ रहा हूं जहां पे रामनवमी के मौके पर हर साल दंगे फसाद होते हैं, जहां पर हथगोले पोलिंग स्टेशन पर फेंक दिए जाते हैं, जहां पे पोलिंग बूथ जला दिया जाता है, और पश्चिम बंगाल का जो रक्त चरित्र है उसके बराबर कोई बीजेपी शासित राज्य मुझे एक बता दीजिए। प्रदीप भटनागर मेरे साथ डिबेट में बैठे हुए हैं, अगर आप गलत बोल रहे हैं वो रिस्पॉन्ड करेंगे। अमित जी 2 राज्य बता दीजिए। मैं आपकी बात को और बड़ा करता हूं जी, बताएं। जब लेफ्ट की सरकार थी और जब ममता बनर्जी की पार्टी ने सत्ता संभाली जी, तो उनको भी रक्त रंजित सरकार ही मिली थी। और कितने लोग उस जो युद्ध होता था, चुनाव का युद्ध, आज का इतिहास नहीं है पश्चिम बंगाल का। लेफ्ट के बाद अमित तिवारी जी, आप अभी भी जवाब नहीं दे रहे हैं। आपने अभी भी जवाब नहीं दिया। आप मुझे अगर बोलने का मौका देंगे, आप मुझे 2 राज्य बताइए। मैं आपको मौका दे रहा हूं, तभी तो आप मुझे उसकी एनालिटिक्स मत समझाइए। आप मुझे 2 राज्य बताइए। चयनित करने के लिए बोल रहे हैं तो आप बताइए। मैं चयनित होकर बोल रहा हूँ। अच्छा। मैं तो कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ये है कि जो अपने ही कार्यकर्ताओं को संरक्षण देने में अक्षम है। लोकसभा के चुनाव हो जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या होती है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय नेतृत्व तो क्या कर रहा था? किस राज्य की बात कर रहे हैं प्रदीप जी? किस राज्य की बात कर रहे हैं? बंगाल की बात कर रहा हूँ। अमित तिवारी जी, प्रदीप जी, पश्चिम बंगाल की बात कर रहा हूँ। फिर आखिर अगर पश्चिम मैं बंगाल प्रदेश सरकार की बात कर रहा हूँ अमित तिवारी जी। हत्या हो रही थी और भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व क्या कर रहा था? भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व क्यों नहीं सरकार को बर्खास्त किया? अगर इस तरह की सरकार है तो सरकार की, केंद्र सरकार के पास पूरी पावर है, बर्खास्त करे सरकार को। अमित तिवारी, यू डिड नॉट आंसर माय क्वेश्चन सर, आई एम वेरी सॉरी। अमित तिवारी, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। देखिए, मैंने आपको बोलने का मौका दिया, आपने मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने 2 राज्य आपसे पूछे, पश्चिम बंगाल जैसे 2 राज्य बता दीजिए बीजेपी शासित। तो मैं कहूंगा कि आप बहराइच को क्यों भूल जा रहे हैं? मैं कहूंगा आप संभल को क्यों भूल जा रहे हैं? आपको मैं कहूंगा कैराना में पलायन हुआ, आखिर कितने लोग वापस आए? अगर आप अपने ही शब्द को मेरे मुंह में डालेंगे तो मैं ले लेता हूं आपके शब्दों को और मैं बोल देता हूं कि एक ही राज्य पर पश्चिम बंगाल जहां पे ऐसी घटनाएं होती हैं। ठीक है, प्रदीप जी रिस्पॉन्ड टू अमित तिवारी जी। प्रदीप जी, ओवर टू यू, प्लीज रिस्पॉन्ड। कैराना देख के आइए, कितने हिंदू वापस आ रहे पता लग जाएगा। संबल की बात तो ये है कि संबल के सांसद है ना, वो भी पछताते होंगे आज कि मैंने पत्थरबाजी क्यों कराई। घर टूटने की नौबत आ गई है। अगर सुरक्षा कर्मियों पे अगर आप पत्थर चलाएंगे तो सुरक्षा कर्मी वो लोहे का नहीं है, जवाब देगा और अच्छा खासा जवाब देगा। और अभी आप पश्चिम बंगाल की बात कर रहे थे, पश्चिम बंगाल में बता देता हूँ, चुनाव के सरकार हो वो आपको पता है। ऊपर कार्यकर्ताओं ने बलिदान दिया है पश्चिम बंगाल के अंदर और उस बलिदान को व्यर्थ नहीं जान देंगे। आज 70 से ऊपर जो एमएलए भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल में है वो बलिदानी कार्यकर्ताओं की वजह से है और उनका बलिदान बिल्कुल व्यर्थ नहीं जाने देगी भारतीय जनता पार्टी। ममता बनर्जी को जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे। बनेगी तो बांग्लादेश की मुख्यमंत्री बनेगी जाके, हमें आने दीजिए। भाजपा है जब चुनाव लड़ती है तो बहुत गंभीरता चुनाव लड़ती है और लड़ती नहीं है। और पश्चिम बंगाल में अगर पहली बार चुनाव लड़े मजबूत नहीं लड़े, बेशक सत्ता में नहीं आ पाए मगर कांग्रेस की तरह चुनाव नहीं लड़े। ठीक है प्रदीप जी, एक कमेंट सुब्रत सिन्हा का भी लेना होगा मेरे पास, सिर्फ आखिरी 2 मिनट है। पीसीआर मुझे कह रहा है सिर्फ खत्म कर रहा हूं सर मैं। ठीक है खत्म कर लीजिए प्रदीप जी, खत्म कर लीजिए। ठीक है पारी जी, आइए ना उत्तर प्रदेश में आधी रात को भी और नोटम गड्डी पर ला के आइए, देखिए कौन लूटता है। आपने बात करी, बताइए सही भाजपा किस प्रदेश के अंदर रक्त भरी राजनीति हो रही है? तो 2-4 नाम तो बताइए, हम भी सुने। वो जवाब नहीं दे पाए प्रदीप भटनागर जी, वो जवाब नहीं दे पाए। मैंने उनसे पूछा बीजेपी शासित 2 राज्य बताइए जहां पश्चिम बंगाल जैसी हिंसा हर साल होती है, हर वक्त होती है, वो नहीं बता पाए। सुब्रत सिन्हा, ठीक है प्रदीप भाई, समय कम है प्रदीप भाई, समय कम है मेरे पास, आखिरी 1 मिनट बचा है। पीसीआर मुझे कह रहा है क्लोज करने के लिए। सुब्रत सिन्हा 40 सेकंड आपको दे रहा हूं, रिस्पॉन्ड करिए, क्लोजिंग कमेंट सर। मैं सिर्फ कैटू बात फिर दोहरा रहा हूँ। बंगाल में शांति और खुशहाल जैसा रहा पहले, आज भी वैसा ही है। बंगाल में राजनीतिक तनाव बराबर रहा। इस स्वाधीनता का पहले भी बंगाल में जितना लड़ाई हुआ अरे बंगाल तो है खुदीराम बोस का मिट्टी, बंगाल नेताजी सुभाष चंद्र बोस का मिट्टी। हाँ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक बात बोला था कि राजनीति होगा उन्नयन का नाम पर, सुब्रत सिन्हा जी, विज्ञान का नाम पर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की वो धरती है,
सबसे घिनौना चलिए ठीक है, मेरे पास राजनीति वक्त नहीं है, मुझे शो खत्म करना है, मुझे एंड करना है शो, लेकिन और एक घिनौना राजनीति करने वाला ममता भाजपा बनर्जी ने स्वामी विवेकानंद जी की धरती को बदनाम कर दिया पूरे विश्व में। ममता बनर्जी ने स्वामी विवेकानंद जी की धरती को बदनाम कर दिया। चल नहीं पाएगा। जो हिंदुस्तान में आंदोलन चल रहा उसको बदनाम कर दिया ममता बनर्जी ने। चलिए ठीक है, आप तमाम पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रदीप भटनागर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपने वक्त के लिए। सुब्रत सिन्हा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। संघ समर्थक अशोक सिन्हा जी हमारे साथ थे, वरिष्ठ हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। अभी तिवारी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये डिबेट का जो मुलम्मा है, जो आवरण आप समझ गए। बड़ी बात यह भी है कि अमित तिवारी भी ये बात नहीं बता पाए कि बीजेपी शासित राज्य कौन से ऐसे हैं जहां पर पश्चिम बंगाल के बराबर हिंसा होती है। सुब्रत सिन्हा ये मानने को तैयार नहीं थे कि वहां पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जब जनप्रतिनिधि चुना जाता है तो वो इसलिए चुनता है ताकि उसको आर्थिक सुरक्षा मिले, सामाजिक सुरक्षा मिले और उसका परिवार सुखी तरीके से पल पाए, रह पाए, खौफ में ना रहे। डिबेट यहीं एंड कर रहे हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद भी प्राइम न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, चलो लौटते हैं, कहीं जाइएगा नहीं।